सफलता तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी हो जाएगी, जितनी ज़रूरी साँस लेना है, तो सफलता तुम्हें मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम.के. साहू क्लासेस में स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो वन लाइनर चल रहा था, उसके अंतर्गत 14वाँ लेक्चर है। इसमें हम सभी लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग और प्रमुख आयोग यानी इलेक्शन कमीशन और इम्पोर्टेंट कमीशन, उसी के साथ-साथ राजभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। कल दोस्तों वीडियो नहीं आ पाई थी, बड़ी ही व्यस्तता थी, इसलिए उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज आप लोगों का ये 14वाँ लेक्चर है। जो लोग पीछे के लेक्चर ना देखे हों, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर के देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में वीडियो डाली गई है, उसको देख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं और जो लोग चैनल पे पहली बार हैं, वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है चूँकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ामों में लगभग में पूछे ही जाते हैं। तो पहला पॉइंट है, कह रहा है कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का जो अधिकार है, वो किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है चुनाव आयोग को। जो इलेक्शन कमीशन है, उसी को ये अथॉरिटी, ये पावर है कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता दे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि जो होती है, वो क्या होती है? तो जो मेन चीफ इलेक्शन जो आयुक्त होते हैं, उनकी जो पदावधि है, वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, अर्थात कम मैक्सिमम 6 वर्ष, लेकिन यदि 65 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेता है, तो उसके अंतर्गत चाहे वो 2 वर्ष भी कंप्लीट किया हो और एज अगर 65 वर्ष कंप्लीट है, तो बस वहीं तक वो रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो नियुक्त करता है, वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। दोस्तों ये सारा कुछ जो बेस है, वो लाइक एज़ आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस और जो लेखपाल है या यूपीपी है, ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निर्वाचन से संबंधित जो अनुच्छेद है, उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 324 कई बार पूछा गया है। ये है चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति और चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 325 कह रहा है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई भी व्यक्ति हो जो धर्म, नस्ल या जात अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, अनुच्छेद जो 326 है, वो ये कहता है कि लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। जो वयस्क मताधिकार वो क्या है? वो 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया हो। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है 327, वो कह रहा है विधानमंडल के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद को शक्ति मिली है। अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 328 कह रहा है कि राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की जो शक्ति मिली है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अनुच्छेद 329 कह रहा है कि चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 329 का है कि प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान जो थे, वो निरस्त कर दिए गए हैं अनुच्छेद 329 का के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला पॉइंट कह रहा है कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? तो दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय-समय पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अगला पॉइंट है कि चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। यानी संसद के जो लोकसभा और राज्यसभा है, उनके 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की जो न्यूनतम आयु है, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यानी 61वां संविधान संशोधन 1989। 1989 से पहले जो मतदान की आयु थी, वो 21 वर्ष थी और उसके बाद 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया और 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों पर कौन निर्णय देता है? तो ये देता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? तो न्यायालय द्वारा यह अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य कर दिया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? तो ये एक विधिक अधिकार है।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? तो सबसे पहले 1985 में संवैधानिक मान्यता दी गई थी राजनीतिक दलों को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? तो जहाँ द्विदलीय प्रणाली प्रचलित है, वहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है किससे है? तो ये है लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से। बहुत बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी व्यक्ति के राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए, तभी जो है मुख्य विपक्षी दल की मान्यता उसे मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? तो ये बनाया गया 1989 से 1993 के मध्य बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दल बदल विरोधी अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 15 फरवरी 1985 को। नेक्स्ट पॉइंट है कि निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है और अगला पॉइंट यानी जो निर्वाचन प्रक्रिया जब राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेगा तब निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यह अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम जो बनाया गया था ये 1993 में बना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम कब बना? 1993 में बना। के अनुसार इसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो इस आयोग का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका जो अध्यक्ष बनाया जा सकता है, वो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्ति हो या मुख्य न्यायाधीश हो अथवा सेवानिवृत्ति न्यायाधीश हो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1926 में ली गई आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। यानी लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में ली गई आयोग की अनुशंसा पर की गई। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्यों में जो लोक सेवा आयोग के सदस्य उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो ये की थी राजमन्नार आयोग की समिति ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो रोज विलियम बैथो ये जो है लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अब आता है अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। संरचना यानी इसमें इसकी संरचना कैसे की जाती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना इसमें एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष जो होता है वो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। दूसरा जो इसमें सदस्य होते हैं, पहला सदस्य उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश और दूसरा जो सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश हो। तीसरा जो सदस्य है वह मानवाधिकार से संबंधित कार्य अनुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति हों। अगला है पदेन सदस्य। तो पदेन जो सदस्य है वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष हो और पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। अगला एक पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। इसके साथ ही साथ पदेन सदस्य और हैं जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हो। एक पदेन सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष हो और अगला एक पदेन जो सदस्य है वो विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त हो। लास्ट जो पदेन सदस्य है वो राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त हो। ये इतने लोग मिल करके जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति। तो देख लेते हैं लोकपाल की नियुक्ति 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश थे पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। पूछ सकता है खाली इतने क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का प्रथम लोकपाल किसे बनाया गया? तो पिनाकी चंद्र घोष को। इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश उस समय थे रंजन गोगोई थे और लोकसभा अध्यक्ष थे उसमें सुमित्रा महाजन। इनके तहत की गई थी पिनाकी चंद्र घोष की जो है लोकपाल, भारत के जो प्रथम लोकपाल बनाए गए थे। तथा एक प्रख्यात न्यायविद जो थे वो मुकुल रोहतगी शामिल थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो पिनाकी चंद्र घोष बनाए गए थे और न्यायविद सदस्य जो थे वो जस्टिस दिलीप बी भोसले और प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाष कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी थे। गैर न्यायिक जो न्यायविद जो सदस्य थे वो थे अर्चना रामसुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद गौतम। अगला पॉइंट है मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो मानवाधिकार जो आयोग है ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि
राजनीतिज्ञों व अपराधियों के मेल-जोल संबंधों की जाँच करने वाली जो समिति थी, वो कौन थी? वो थी बोहरा समिति। अगला पॉइंट है भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया 1968 में किया गया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि संचित निधि का दूसरा नाम समेकित निधि भी है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कि वे किस निधि पर भारित होते हैं? तो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है, इसके अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे, बीजी खेर की अध्यक्षता में सबसे पहले राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। अगला पॉइंट कह रहा है 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 के द्वारा 4 भाषाएँ किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और उनकी संख्या बढ़ाकर 22 हो गई। तो ये 92वां संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ी गई थी। अब थोड़ा-सा इसमें ये है देख लेते हैं कि संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल जो भाषाएँ हैं उनको देख लेते हैं। पहली भाषा असमिया, दूसरी बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, नवा है मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया और पंजाबी, संस्कृत और सिंधी और तमिल, तेलुगु और 18वीं जो भाषा है वो उर्दू है। उर्दू, फिर 19वीं है डोगरी, बोडो, मैथिली और 22वीं भाषा है संथाली। भारतीय संविधान की में जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया, 22 भाषाएँ आपकी समक्ष हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की जो व्यवस्था है, वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो वो अनुच्छेद है एक 350 का। अगले पॉइंट है जो है मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? तो मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 2003 में शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 से संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाएँ जोड़ी गई। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उत्तराखंड की जो द्वितीय राजभाषा है, वो संस्कृत है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो है तिरुपत, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि शास्त्रीय भाषाएँ कौन-कौन सी हैं? तो देख लेते हैं क्रम में। भाषा और घोषणावश, तमिल भाषा 2004 में जो है शास्त्रीय भाषा घोषित की गई, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में और उड़िया 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा इन्हें मिला है। सॉरी। अगला पॉइंट कह रहा है कि राजभाषा से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद और विषय वस्तु देख लेते हैं। संघ की भाषा, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा को रखा गया है। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा में संसदीय आयोग एवं समिति का गठन किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं की अगर बात करें तो अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएँ हैं। अनुच्छेद 346 में एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा है। अनुच्छेद 347 कह रहा है कि किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की जो भाषाएँ हैं, उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 348 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली जो भाषाएँ हैं। अनुच्छेद 349 कह रहा है कि भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियम करने के लिए जो विशेष प्रक्रिया बनाई गई है, वो अनुच्छेद 349 के तहत है। अगला पॉइंट है कि विशेष विनिर्देश अनुच्छेद 350 में शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त जो भाषाएँ हैं, अनुच्छेद 350 ए के अंतर्गत है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएँ। अनुच्छेद 350 बी कह रहा है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति हो और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो ये की गई थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का जो संशोधन है वो किस प्रकार हो सकता है? तो संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से पारित करके राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान में संशोधन हो सकता है। अगला है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया।
अगला पॉइंट कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से कौन-सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो वो है बंगाली। तो वो कौन-सी भाषा है? बंगाली है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन का समझ लीजिए, ये लास्ट पॉइंट था। तो वीडियो दोस्तों कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो के साथ। सॉरी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो को वीडियो के जो भी पॉइंट हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पॉइंट एकदम अब लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं। ये 14वां है, एक वीडियो आएगा और उसके बाद एक मिसलेनियस आएगा, बस सारी इंडियन पॉलिटी हमने लगभग में कवर कर ली है। उसके बाद ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी शुरू होगा और इंडियन ज्योग्राफी के साथ-साथ जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ उनके लिए सोच रहे हैं कि एक वीडियो और रीजनिंग का और एक वीडियो मैथ का जो है प्रतिदिन डाला जाए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को इन तक देखने के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।